गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे हम। आजकल गर्मी जो है ना, वो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो ये जो इस बार फास्ट है, ये बेशक अगर नहीं निप पाते, ये चलवा दें, कूलर चला दो पीछे से, पंखे बंद हैं। अच्छा पंखे चला दो इनके। पंखे क्यों बंद कर रखे हैं इनके लड़कियों के? एग्जॉस्ट भी एक बंद है, वो भी चला दो। एग्जॉस्ट ये खराब है, चला दे। नहीं, ये जो एग्जॉस्ट है आगे वाला चला दे। तेरी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही। एग्जॉस्ट चलाने में दिक्कत है हमें। तो दो बंद रहने चाहिए, दो चलने चाहिए। वो है ना जो 5 होगा आती जाती रहेगी, चार चलेगा ना, जब वो इतना असर ना करे जी कूलर। अच्छा यो कूलर है ना, यो बंद करवा दिया जी ने। इस समय ना चक्कर है, वो लड़की ने मेरे तनु बोले बंद कर दे, मैंने कहा ना बंद ना करवाओ। उसने ही कहा था बंद कर दे। चलो गुस्सा नहीं करना, ठीक है। चलो अभी मैं कह रही नहीं, उसके चक्कर आने का एक बड़ा कारण था। एक तो देखो फास्ट रखना इस टाइम पर, मैं तो ये मानती हूँ अपना कर्म अच्छा करते रहो। भगवान से कहते हो भगवान जी हमारे बस की भूखा रहना नहीं है, और भगवान बिल्कुल नहीं कहते कि फास्ट रखो। मैंने कभी फास्ट नहीं रखा, कभी भी। अपने काम अच्छे करो, और अगर भूखा रहना पॉसिबल हो, देखो गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई ना। तुम सुबह आते हो, यहाँ 8:15 बजे की क्लास है, तुम 8 बजे पहुँच लेते हो, और तुम में से अब कई लोग तो 2:30 बजे 3 बजे तक बैठे रहेंगे। 1:45 तक तो हर कोई रहेगा ही रहेगा, चाहे ना पढ़ने वाला उसको भी रहना है। कितने घंटे? हाँ, जो पढ़ने वाले हैं उनकी तो बात ना करें, मिनिमम की बात करें, इतने से इतना तक तो तुम्हें यहाँ रुकना ही रुकना है। उस बीच में फिर देखो क्लास में स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, मौसम में भी तब्दीली है, खाना ना खाओ तो फिर गड़बड़ रहेगी। फास्ट कह दो भगवान जी जब हम नौकरी कमाने लगेंगे तब रख लेंगे, अभी हमें माफ़ी दे दो, अपने कर्म हम अपना करते रहेंगे। सबसे बड़ा कर्म है पढ़ना। मैं भी फास्ट नहीं रखती, क्योंकि फास्ट रखने से यहाँ पढ़ाने की हिम्मत ही नहीं रहेगी। मेरी आवाज़ बहुत गूंज रही है, थोड़ी सी कम कर दीजिए। तो इसलिए ना सबके लिए है ये, कुछ भक्त लड़के भी तो होंगे। 9 दिन नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। भक्ति करने में बुराई कोई नहीं है, पर भक्ति करो काम के साथ, है ना। ये सोचो बस ओम राम जपने से नौकरी मिलेगी तो नहीं मिलेगी। किसी भगवान के नाम लेने से नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिलती है अपना बिल्कुल प्रॉपर काम करने से। मैंने जॉब से पहले कभी फास्ट नहीं रखे थे, लेकिन अपने काम के प्रति ईमानदारी, सच के साथ रहना, और जितना काम है उसको मैक्सिमम जितना बेस्ट कर सकते हो ये करना। मैंने तो लाइफ में यही देखा, और मैं अपनी बेटी को भी कभी नहीं कहती कि फास्ट रख। अब वो 10th में मैंने यही कहा, मैंने कहा बेटा फास्ट कुछ नहीं, सिर्फ अपना काम अच्छे ढंग से करते रहे। भगवान उन सबसे खुश रहते हैं जो काम अच्छा करते हैं, और जो काम अच्छा नहीं करते ना, फास्ट से कभी किसी को अकेले फास्ट से कुछ नहीं मिलता। कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये मंदिर के बाहर जो भिखारी हैं तो पूरा दिन ही राम नाम जपते हैं, तब भी भीख ही मांगते हैं, ये इनका जीवन नहीं बदलता। कर्म करो और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलो, फिर तुम देखना अपने आप लाइफ सेट हो जाएगी, अपने आप जिंदगी में अच्छा भाग्य चल पड़ेगा। चलो आज पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करना था। अब तुम जो पढ़ चुके हो रिवीजन करा दूं। भाग 1, 2, 3, 4 और 4A ये तुमने पढ़ लिया है। इस भाग 1 में तुमने आर्टिकल 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51A ये नहीं पढ़ा अभी, है ना। इसको पढ़ेंगे, ये एक टॉपिक है अलग से, इसको भी पढ़ लेंगे क्योंकि अलग से एक चैप्टर है ये। आज मैं इससे अलग, ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर आज स्टार्ट कर देते हैं, जो सबसे बड़े भाग में आता है, भाग 5, जिसमें अध्याय भी कितने हैं? 5। पहला अध्याय किसके बारे में है? पहला है, कितने से स्टार्ट है ये? याद है तुम्हें?
ये था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। नहीं पता तो अब सुन लो। इसमें देश की 3 ताकतवर पोस्ट पे बैठे लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसमें पार्लियामेंट हाउस, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, इनके बिल कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण कहाँ होता है, इनकी संयुक्त बैठक कैसे होती है, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, कहाँ पेश होते हैं, किसमें नहीं हो सकते, ये सारी बातें। इसमें है अध्यादेश, राष्ट्रपति की वो पावर कि वो कानून बना दे। इसमें सुप्रीम कोर्ट, फिर उसकी पावर, उसकी शक्तियाँ, उसके काम। यहाँ कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो सबके काम की रिपोर्ट ले जाके राष्ट्रपति को पकड़ा देगा। शांति से चुपचाप सुनना, आज हम इसके ऊपर पहले बात करेंगे। भाग 1, अध्याय 5। इतना समझ लिया तो देश बहुत आसान दिखेगा। आप सब लोग बोर्ड पे देखते रहो। 52 से स्टार्ट करते हैं, एक एक छोड़ के बात करते हैं पहले, जो ज़्यादा ज़रूरी है। 52, 54, 56, 58, 60 और 61। पहले इतनी, मैंने 2 नहीं छोड़े यहाँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा नहीं कि 2 छोड़ने ही छोड़ने हैं। अब शांति से चुपचाप सुनते रहना। PETQ, ये क्यों नहीं होता है जो कई लोग बोल रहे हैं। हाँ, ये PET, पेट मतलब घर में को पालतू। P का मतलब यहाँ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको आप हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपति। E से मतलब है इलेक्शन, जिसको आप कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। T का मतलब है टेन्योर, को आप कहते हैं कार्यकाल, कार्यकाल। और Q का मतलब है क्वालिफिकेशंस, जिसको आप कहते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए निर्हत योग्यताएं। ठीक है, तो ये 2 के अंतर पर है। 52 से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति, 52, 54, 56, 58। PETQ ऐसे ही याद कर लेना। 60 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति की शपथ है। जब तुम अनुसूची पढ़ रहे थे, अनुसूची 3 में तुमने शपथ पढ़ी थी, तब तुमने पढ़ा था 60, 69 और 159। ये किस अनुसूची में नहीं थी? तीसरी में उम्मीदवारों की, मंत्रियों की, सांसदों की, सबकी शपथ थी। बस ये 3 नहीं थी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो उनमें से यहाँ आ गई क्योंकि राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं ना। 61 में लिखा है राष्ट्रपति गड़बड़ करे तो उसके ऊपर महाभियोग लगेगा। राष्ट्रपति अकेले की मैं बात करूँ ना, तो राष्ट्रपति के बारे में, अकेले राष्ट्रपति के बारे में लिखा है 52 से लेके और लगा लो 63 में तो उपराष्ट्रपति आ गया 62 तक। ठीक है, 52 से 62 तक सारी बातें राष्ट्रपति की हैं। उसमें सबसे ऊपर राष्ट्रपति लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, फिर इसका इलेक्शन का प्रोसेस, फिर ये कितने साल का, फिर इसकी क्वालिफिकेशन, 60 में इसकी शपथ और 61 में महाभियोग। समय तो इसका, कार्यकाल तो इसका 5 साल का, पर गड़बड़ कर दे, हमें ना रखना हो 5 साल, तो हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? महाभियोग। इसी को आप कहते हैं इम्पीचमेंट। और हमारे देश में आज तक कभी किसी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट नहीं लगा, ये अच्छी बात है। ये सारे समझ में आ गए। PETQ, उसके बाद 60 शपथ हम पहले याद करके आए, 61 में महाभियोग। इसके बाद 62 में ये खत्म हो जाएगा। 62 में लिखा है अगर ये समय से पहले मर गया, हमने हटाया नहीं लेकिन टाइम से पहले मर गए, एक्सपायर हो गए, और इसका पद हो गया रिक्त, तो क्या करेंगे? इसका प्रोसेस लिख दिया, इसमें लिख दिया भाई ये कर लेना अगर ये मर जाए तो। यहाँ ये नहीं लिखा कि पूरा एक्सप्लेन, ये कर दिया अगर पद रिक्त हो तो ऐसा कर लेना, ये हमें सजेशन दे रखा है। यानी राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल्स में से 5-6 याद रखने हैं। 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62। बहुत आसान है। PETQ, 60 में शपथ, फिर हटाने वाला, और मर गया तो क्या करेंगे लिखा है। क्लियर ना सबको ये? ठीक है। अब अगले आदमी की स्टार्टिंग होती है आर्टिकल 63 से, जिसको आप कहते हैं या VPOI, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
इसको बिल्कुल अलग याद करना है, इसको पीईटी क्यू से याद नहीं करना, ये ध्यान से सुनना। 63, 64, 65 इसके लगातार के आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसके दो दो के ब्रेक में थे। इसमें क्या है ऐसा, इसमें सबसे पहले उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है, भाई भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ऐसा लिखा है। 64 में लिखा है ये सेम आदमी पदेन सभापति होगा। पहले उपराष्ट्रपति लिखा है या सभापति? हाँ लिखा है, जो इस पोस्ट पे बैठा है वो एक्स ऑफिशियो स्पीकर होगा। किस सभा का? राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो यानी उस पे बैठा है इसलिए यहाँ बैठाएंगे, अगर वहां से हटा दिया तो यहाँ से तो ऑटोमेटिकली हटेगा, ठीक है। इसके बाद 65 में लिखा है अगर कभी राष्ट्रपति को कुछ हो गया तो ये क्या करेगा? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। यहाँ जब लिखा ना तो राष्ट्रपति की मौत को टारगेट बनाया, मर गया तो क्या करेंगे। जब यहाँ लिखा तो यहाँ किसको टारगेट बनाया? उपराष्ट्रपति। भाई ये क्या करेगा तो ये कभी कभी क्या बन सकता है? कार्यवाहक। वहाँ राष्ट्रपति की मौत टारगेट थी, यहाँ उपराष्ट्रपति का काम टारगेट था। दोनों अलग अलग बातें हैं एक जैसी, दोनों का निचोड़ वही है कि 6 महीने देश संभालेगा, इलेक्शन का प्रोसेस होगा। लेकिन जब उसको कहेंगे आर्टिकल 62 में तो वो किसके बारे में बता रहा है हमें? राष्ट्रपति। और जब सेम बात 65 में आई तो उपराष्ट्रपति की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका। इतना समझ में आ गया ये। इसके बाद काम का है 69 जिसमें क्या थी? इसकी शपथ। इसके बाद उतना ज़रूरी नहीं है, बीच के आर्टिकल करा दूंगी मैं, सारे करा दूंगी, लेकिन ये ज़्यादा याद रखना, ठीक है, ये पेपर में आएंगे। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 72, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, मर्सी पिटीशन। तुम सब जानते हो राष्ट्रपति तुम्हारे यहाँ पर एक ऐसी पोस्ट पर बैठा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ भी, ऐसा नहीं कि बेइज्जती करनी है, लेकिन अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया हो और वो मर्सी पिटीशन लिख दे, पिटीशन एक तरह की भैया मैंने अर्जी लगा दी, और मर्सी का मतलब कृपा कर दो, भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने ये मर्डर जानबूझ के नहीं किया, कंडीशन ऐसी थी कि मुझे ऐसा करना पड़ा और सारे गवाह मेरे खिलाफ थे इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट ने सजा भी दे दी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मानवता के आधार पे मेरे साथ गलत हुआ। इसको पढ़ के ऐसा लगे कि हाँ गलत हुआ तो क्या ये उसको मना कर सकता है? ये मृत्युदंड को माफ करने वाली इकलौती ऐसी हस्ती है कि जिसको जिंदा रखने का भी अधिकार है, और ऐसे आदमी को जिसको कोर्ट से सजा मिली हो, इसको बोलते हैं मर्सी पिटीशन। कौन से आर्टिकल ने दे रखा है? तो ये बड़ी बात है, आर्टिकल 72 ने राष्ट्रपति को मृत्युदंड की सजा को माफ करना, कम करना या बिल्कुल खत्म करना का भी अधिकार दिया है। पेपर में आ जाएगा मर्सी पिटीशन किस आर्टिकल के तहत है, ये याद रखना। इतने आ गए समझ में। ये 52 में क्या था? 54 में इलेक्शन, टेन्योर, क्वालिफिकेशन, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 62 में पद रिक्ति। ये किसके नजरिए से पद रिक्ति है? राष्ट्रपति के। इसके बाद 63 में क्या है? लगातार उपराष्ट्रपति, पदेन और कार्यवाहक राष्ट्रपति। 69 में क्या है? 72 में हाँ, ये क्षमादान राष्ट्रपति का है या उपराष्ट्रपति का? राष्ट्रपति का। इसके बाद आर्टिकल काम के हैं 74, 75, 78। ये सब वैसे तो 76, 77 पढ़ेंगे, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके आने के चांसेस हैं। इसमें आपकी मंत्री परिषद सबको पता है ना, पीएम प्लस कैबिनेट प्लस स्टेट प्लस डेप्यूटी, 4 तरह के लोग आते हैं। पीएम प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर उप मंत्री, इन सबको क्या कहते हैं? तो मंत्री परिषद का जिक्र किस आर्टिकल में है? 75 में लिखा मंत्री परिषद का प्रधान होगा प्रधानमंत्री। तो पीएम स्पेशल किस आर्टिकल में है? वैसे पीएम छिपा हुआ कहाँ है? मंत्री परिषद का प्रधान ही पीएम होता है, तो पीएम यहाँ छिपा हुआ है, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि भाई यहाँ इस तरह बनेगा। 78 में राष्ट्रपति और पीएम का रिश्ता कैसा होगा? पीएम से क्या बातें ये पूछ सकता है, क्या जानकारी पीएम को इसको देनी ही पड़ेगी, यानी इनके आपसी संवाद कैसे होंगे, इनका रिश्ता किस चीज़ पर बेस्ड होगा, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? ये बहुत ज़्यादा बार आता है। पीएम राष्ट्रपति के संबंधों पर आधारित भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है? 78।
तो ये देखो यहाँ मिक्सचर हो गया 3 चीजों का। किस किस का? 52 से लेके 62 राष्ट्रपति था, 63 से लेके 73 और 74 से लेके 78। इसमें मिक्सचर भी है। 72 में राष्ट्रपति की शक्ति आएगी, इसलिए हम इनकी बात ऐसे ना करके ऐसे करते हैं। ये किस चीज का है? और ये मंत्री परिषद। इनमें ध्यान दो 11-11 का अंतर है। 52 में 11 जुड़े, 63 में 11 जुड़े। हाँ, तो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर मंत्री परिषद। फिर इसमें हमने देखा था, याद किया, 54, 56, 58, 60, 61, 62। इसका 63, 64, 65, 69, 72, 74, 75, 78। सारे समझ में आ गए? ये सब इम्पोर्टेंट हैं। आज पहले इतना पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर लोकसभा राज्यसभा पे पहुंचेंगे। देखो जरा, हमने पेज नंबर 43 का सबसे ऊपर वाला पढ़ा था ना, मूल कर्तव्य। डिटेल में नहीं पढ़े, यहाँ से पढ़ लिए थे। क्या हमने यहाँ 47B लिखा था अपने आप? नहीं लिखा। गौ संरक्षण तो लिखा होगा। अच्छा बताओ जरा, राज्य के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राज्य का एजुकेशन, लाइफस्टाइल। आर्टिकल 47 को देखो, वहां लिखा था, तुमने प्राथमिक लिखा था, वहां लिख लो प्राथमिक। प्राथमिक कर्तव्य 3 शब्द बताना, जीवन, पोषण, स्वास्थ्य। गाय को मारने पर रोक किसमें थी? 48 में। इसके बाद तुमने 47B नहीं लिखा, ऊपर लिखो जल्दी से। 47B जिसमें प्राथमिक कर्तव्य थे। 47A तो पढ़ लिया, B भी पढ़ लो। ए तो 47B में लिखना, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक, शराबबंदी लिख लो। ड्रग्स भी आती हैं इसमें और नशे वाली सारी चीजें। शराबबंदी, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक। तो राज्य का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो क्या है? लोगों का जीवन स्तर अच्छा बनाना। 3 चीजें क्या क्या आती हैं इसमें? पोषण, स्वास्थ्य और जीवन। जीवन अच्छा तभी बनेगा जब इंसान को पोषण मिले और उसका स्वास्थ्य ठीक हो। इसके लिए क्या नहीं लेना? हाँ, तो मादक पदार्थ किस में डाल दिए? 47B में। ठीक है, चलो 43 पर आ जाओ, पेज पर नीचे वाला पोर्शन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जो हमें आज पढ़ना है। पहला अंडरलाइन करो, आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को सर्कल लगा के P लिख लेना। अच्छा, वो 6 बातें नहीं लिखवाई थी। चलो अब इन तीनों के खत्म करते ही पहले 6 बातें लिखेंगे, फिर अगला समझेंगे। इसमें टिक करो पहले, राष्ट्रपति में भारत का राष्ट्रपति 52। इसके बाद 54 टिक करना, निर्वाचन, यहाँ E लिख लो, PET लिखेंगे हम। 52 में P, 54 में E। 56 में टिक कर लो, पदावधि के पास T, PET, प्रेसिडेंट, इलेक्शन, टेन्योर। अच्छा, इसमें से PET लिख लिया। चलो 58 पे आओ, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अर्हताएं मतलब योग्यताएं। Q लिख लो यहाँ, Q, PET, Q। ये ध्यान रखना है, पेट Q। P मतलब प्रेसिडेंट, E इलेक्शन, T टेन्योर, Q क्वालिफिकेशन। कितने कितने का अंतर है? 52, 54, 56, 58। 60 पे आ जाओ, शपथ टिक कर लो। कहाँ नहीं लिखी थी ये? 3 में, 60, 69 और 159। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक है, यहाँ लिख लो, अनुसूची 3 में नहीं है, फिर ये ध्यान रहेगा, अनुसूची 3 में नहीं। 61 टिक करना, महाभियोग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ आर्टिकल पढ़ रहे हैं। महाभियोग, इम्पीचमेंट। 62 पढ़ो, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति, इसको डबल टिक कर लो, ये मर जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो क्या करें, को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो राष्ट्रपति मरने के बाद क्या होगा, किस आर्टिकल में है? और फिर राष्ट्रपति खत्म ही है, उसके आगे क्या स्टार्ट हो गया? उपराष्ट्रपति। 63 में आ जाओ, भारत का उपराष्ट्रपति, इसको डबल टिक कर लो, ये लगातार में है। 63, 64, 65। 64 टिक करो,
पदेन सभापति, कहाँ का? राज्यसभा का। टिक कर लो, राज्यसभा का। 65 पढ़ो, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में, अंडरलाइन करना, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में काम करना। कौन सा राष्ट्रपति है ये? कार्यवाहक। लिख लो यहाँ, कार्यवाहक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के मरने के वाले में कौन सा आर्टिकल था वो? और उपराष्ट्रपति उसकी सीट पे काम करेगा। एक जैसी बात है लेकिन दोनों अलग लिखी गई हैं। इसके बाद 69 टिक करो, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और शपथ का प्रारूप। वैसे सबकी शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है, बस 3 लोगों की नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। इसके बाद 72 टिक करो, क्षमा। कौन करेगा क्षमादान? राष्ट्रपति। आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। यहां लिख लो मर्सी पिटीशन। अगर किसी ने मर्सी पिटीशन डाल दी ना और इसको फांसी की सजा दी गई है तो पता है इसको फांसी नहीं होती जब तक उस मर्सी पिटीशन का जवाब ना आ जाए। और राष्ट्रपति इतना बिजी आदमी है, वो इसको खोल के देखेगा ही नहीं। तो जो समझदार राष्ट्रपति है ना, सबसे अगर इस मामले में देखें, प्रणब मुखर्जी आते ही, जैसे ही आए, सबसे पहले कहा मर्सी पिटीशन ले आओ। ढेरों फाइल पहुंच गई, हजारों मर्सी पिटीशन, धड़ाधड़ सब पे क्रॉस कर दिया कि छोड़ो, सबको लटकने दो, और सबको फांसी दिलवा दी। बहुत फांसी दिलवाई थी। किस राष्ट्रपति के टाइम पर ठीक किया ना, वरना वो जेल में फ्री का ना खा रहे थे। जिसको मरना था तो मरना था। अब वो कितने साल से मर्सी पिटीशन डाल के, मान लो कुछ साल हो गए ना, दोबारा फ्रेश लगा देते हैं, फिर तो फांसी टलती रहेगी, टलती रहेगी, टलती रहेगी। तो ये ठीक नहीं है। तो जो भी आए उसकी ड्यूटी है तुरंत दूर करे। माफ करना है माफ करे, नहीं तो फिर उसको हटा दे। चलो अगला देखो, क्षमा हो गया 72। अगले पेज पे आ जाओ, मंत्री परिषद पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 74 टिक करना। राष्ट्रपति की सलाह और राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। 75 में यहाँ लिख लो पीएम। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है ना, यहाँ स्पेशल पीएम है। अगले में देखो महान्यायवादी, तो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बस टिक कर लो 76 महान्यायवादी। 78 बहुत काम का है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। डबल टिक करो, पीएम की ड्यूटी किस आर्टिकल में लिखी है? हाँ, यहाँ लिख लो पीएम और राष्ट्रपति के संबंधों पर आधारित आर्टिकल। पीएम और राष्ट्रपति के संबंधों पर आधारित अनुच्छेद। अब पिछला पेज वापस से निकालो। हमने पीईटी क्यू तो याद किया, पर बीच के भी देख तो ले लिखा क्या है। पेज 43 पे वापस आओ। 52, 54, 56, 58, ये तो पता है हमें क्या क्या है ये, पीईटी क्यू। अब देखो पी के बाद क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। टिक मार्क मत करना, बस पढ़ लो। 54 में था निर्वाचन, 55 में है निर्वाचन का प्रोसेस क्या होगा, पूरा तरीका बताया। 56 में था टेन्योर, 57 में टेन्योर खत्म होने के बाद पुनर्निर्वाचन। इसको टिक कर लो, खत्म हुआ टेन्योर, दोबारा क्या करना है, तो फिर ये 57 में। 58 योग्यताएं पढ़ ही ली। 59 बस पढ़ लो, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होंगी? संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होना, लाभ का पद धारण न करना। लाभ के पद को टिक कर लो। क्वालिफिकेशन से अगला आर्टिकल है लाभ के पद का। क्वालिफिकेशन किसमें थी? देखो 52, 54, 56, 58। 52 में पीईटी थोड़ा दिमाग यूज करो। टेन्योर के बाद ही तो पुनर्निर्वाचन होगा भाई, दोबारा निर्वाचन करना है। पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन तो कहाँ लिखा जाएगा? 57 में। क्वालिफिकेशन के बाद ही तो लिखेंगे, लाभ के पद पे ना हो, कहाँ लिखेंगे? हाँ, तो थोड़ा अगर दिमाग यूज करोगे ना तो नहीं आते हुए भी टिक मार्क कर पाओगे। दोबारा देखो, 52 में राष्ट्रपति था, 53 में क्या थी इसकी शक्ति, कार्यपालिका। फिर इलेक्शन है तो उससे अगले में इलेक्शन की रीति है। पदावधि है तो खत्म भी तो होगी, अगले में पुनर्निर्वाचन। 58 में योग्यताएं हैं तो 59 में क्या है? लाभ का पद। 60, 61 तुमने पढ़ लिए, 62 भी तुमने पढ़ लिया। अब राष्ट्रपति के सारे समझ में आ गए। मेन है 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62 पता मरने वाला। क्या था 52 में?
राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका, 54 में इलेक्शन, 55 में इलेक्शन का प्रोसेस, 56 में टेन्योर, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यताएं। तो 59 में क्या होगा? लाभ का पद ना हो। अब सारे हो गए ना याद, ये इकट्ठे याद करते याद नहीं होते। अगले पे आ जाओ। 63 तुमने पढ़ा, 3 इकट्ठे थे, क्या क्या था? राष्ट्रपति, पदेन, और अगर राष्ट्रपति ये उपराष्ट्रपति, पदेन और मर गया तो राष्ट्रपति, तीनों। 63, 64, 65। इसके बाद देखो इसमें 66, 67, 68 में सब कुछ सेम है लगातार में। पहले इलेक्शन ई, फिर टी, इसमें बीच में कुछ नहीं, जैसे उसमें तो इलेक्शन के बाद फिर पुनर्निर्वाचन था, फिर टेन्योर के बाद इलेक्शन के बाद प्रोसेस था, टेन्योर के बाद पुनर्। इसमें डायरेक्ट है, पहले निर्वाचन फिर पदावधि। ई टी लिख लो यहाँ, इलेक्शन टेन्योर, ठीक है। 68 में कुछ नहीं है, पढ़ के देख लो। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करवाने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, वो सेम बात जो ऊपर भी थी। 69 में शपथ तुमने पढ़ी ली। 70 सिर्फ पढ़ लो, अन्य आकस्मिकताओं, अचानक से कोई दिक्कत आ जाए, राष्ट्रपति के कामों का निर्वहन करेगा जो संसद देगी इसको, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय, ये उतने काम का नहीं है। अब आए समझिए थोड़े से। बताओ 52 में क्या है? 52 में है, हाँ, जैसे ही 52 दिखे तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में ट्रिक होना चाहिए। PETQ, पी का मतलब 53 में क्या होगा? कार्यपालिका, कार्यपालिका, क्योंकि वो उसी का तो मुखिया है, उससे जुड़ा हुआ। इलेक्शन के बाद क्या होगा? 55 में इलेक्शन की प्रक्रिया। टेन्योर का क्या होगा? निर्वाचन। 58 में क्वालिफिकेशन, 59 में लाभ का पद। तो ये इससे जुड़े हुए ही हैं, इसलिए यहाँ रख दिए। इसके बाद क्या पढ़ा था? 60, 61 और 62। 60 में क्या था? और 61 में महाभियोग। 62 में अगर ये मर गया राष्ट्रपति तो कौन आएगा, कौन काम करेगा? अब सारे आ गए। ये उपराष्ट्रपति भी ऐसे ही है। क्या पढ़ा था हमने? इसमें क्या था? उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। फिर यहाँ क्या था इसका? ई, इलेक्शन, टी, टेन्योर। इसके लिए बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सीधे 69 पे आ जाओ। 67 के बाद इसकी शपथ। 70, 71 काम के नहीं है। 72 जिसमें था क्षमादान। बस हमें कोई लॉ का पेपर नहीं देना कि सारे याद करने, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आए हैं अब तक, वो हमें पढ़ के जाने पड़ेंगे। तो ये टिक कर लिया हमने 72 तक का। इतने सारे ठीक करना अगर ये आ जाए तो। अगले पेज पर भी हमने दोनों पढ़ लिए, 74, 75, 76 और 78। राष्ट्रपति और पीएम के रिश्ते किस पर आधारित है? पीएम मंत्री परिषद का मेंबर है, ये कहाँ लिखा है? 75 में। 74 में लिखा है प्रधानमंत्री, मेंबर है उससे पहले 74 में। 11, 11, 11 के अंतर पर कौन कौन से हैं? 52, 63, 74। इसमें हेडिंग है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में फिर स्पेशल पीएम का क्या है? और इसके रिश्ते 78 पे। ठीक है, चलो अब तुम्हें 6 बातें पहले लिखवा दूं, वरना फिर वो बाद में हम भूल जाएंगे। पीछे जगह खाली है 53 पेज पर, यहाँ लिख लो आर्टिकल 39 की 6 मुख्य बातें। 39 किसका पार्ट है? 36 से 51 किसके पार्ट थे? DPSP भाग 4। क्या लिखा हुआ था इसमें? नीति निर्देशक तत्व। कौन सा आर्टिकल लिख रहे हो तुम? 39। कितनी बातें थी इसमें? अच्छा, 36 में बताना क्या था? राज्य की परिभाषा। 37 में वाद योग्य नहीं। 38 में कल्याणकारी राज्य, सा आ रा। 39 में 6 बातें। इनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, समान काम के लिए समान वेतन। 40 में क्या था? पंचायत। 41 में कुछ दशाएं। क्या थी वो दशाएं? बेरोजगार, बीमार, बुजुर्ग और दिव्यांग।
इनको रोजगार, काम और इस तरह भत्ते भत्ते ना। 42 में क्या था? मैटरनिटी लीव देनी है औरतों को और मानवोचित दशाएं। 43 में क्या था? न्यूनतम मजदूरी तो दे दो जो पेट भर जाए। 44 में कॉमन सिविल कोड, लेकिन 3 चीजें अलग हैं, शादी, तलाक और गोद लेना। 45 में कौन से बच्चे थे? 0 to 6 ईयर, आंगनवाड़ी खोलो, इनकी केयर करो। 46 में क्या था? 46 अनुसूचित जाति जनजाति। 47 में अभी पढ़ा था प्राथमिक पोषण, स्वास्थ्य, जीवन। इसमें एक और क्या था? मादक पदार्थों की अवेलेबिलिटी मत करना। 48 में था कृषि, पशुपालन, गौ हत्या को रोकना। 49 में था इमारतें जो हमारी हैं इनकी केयर करना राज्य की जिम्मेदारी। 50 में था काम अलग, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 51 में था शांति बनाए रखना, गड़बड़ मत करना। सबको याद है ये? बहुत बढ़िया। 39 लिखो भी यहाँ। अनुच्छेद 39 की 6 मुख्य बातें। पहली लिखो, राज्य सभी स्त्री पुरुषों को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाएगा। ये ड्यूटी है पर करता नहीं वो, वरना सबको नौकरी मिल जाए। राज्य सभी स्त्री पुरुषों को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाएगा। सेकंड पॉइंट लिखो, राज्य साधनों का आवंटन यानी साधनों का बंटवारा, राज्य साधनों का बंटवारा। सेकंड पॉइंट में लिखोगे, लंबे याद रहेंगे। 39 की 6 बातें। राज्य साधनों का आवंटन ऐसे करेगा ताकि लोगों का कल्याण हो। नीति निर्देशक का टारगेट ही लोगों का कल्याण है, हर एक का। राज्य संसाधनों का आवंटन ऐसे करेगा ताकि लोगों का कल्याण हो। तीसरा पॉइंट लिखो, राज्य साधनों का आवंटन ऐसे करेगा ताकि केंद्रीयकरण ना हो, कुछ लोगों के हाथ में ना चली जाए सारी चीजें, बाकी भूखे मरे। राज्य साधनों का आवंटन ऐसे करेगा ताकि केंद्रीयकरण ना हो। केंद्रीयकरण पता है ना, किसी के हाथ, कुछ खास लोगों के हाथ में पावर। केंद्रीयकरण ना हो। जैसे मान लो बैंक अमीरों को बस लोन दे, गरीब आदमी चाहता है बिजनेस करूं, लोन ही ना दे, तो सारा पैसा अवेलेबल किसके लिए? गरीब के लिए या आम आदमी के लिए या अमीर आदमी के लिए? अब तुम कहीं जाओ कि जी हमें लोन उठाना है, तुम्हें कोई लोन थोड़ी देगा। लोन पता है किस चीज़ से मिलता है? जिसके पास कुछ भी लोन के नाम पे गिरवी रखनी पड़ती है अपनी संपत्ति, या तो आपकी आय इतनी ज़्यादा हो पर मंथ की कि आप बड़ी मोटी रकम उनको देश में टैक्स भरते हो, अपनी इसमें आय की पूरे महीने साल की इनकम का, और आपने कितना टैक्स दिया, आपका जीएसटी नंबर, आपका इनकम टैक्स, ये सब देखते हैं वो लोग। अगर आप पिछले 2-3 साल से अच्छा कमा रहे हैं ना, तो फिर आपको दे सकते हैं वो लोन, वरना नहीं देंगे। अब तुम जाके किसी बैंक में खड़े तो भगा देंगे, भाग यहाँ से, लोन लेने आ गए। लोन के लिए या तो आपकी नौकरी हो पक्की, सरकारी नौकरी वाले को आसानी से मिलता है क्योंकि उसका अकाउंट में पैसा आएगा, तुरंत कट जाएगा, उसके पास घूमना नहीं पड़ेगा। प्राइवेट नौकरी वाले को अवॉइड करते हैं, कहीं भाग गया तो, गुमनाम हो गया तो कहाँ पकड़ते फिरेंगे। जिनके पास पैसा अच्छा होता है ना, उन लोगों को लोन भी आसानी से मिलता है। कितनी अजीब बात है, लोन चाहिए गरीब को, उसको मिलता नहीं। तो ये कह रहे हैं साधनों का बंटवारा ऐसे करना कि सबको मिले और साधनों का क्या ना हो, केंद्रीयकरण, ये राज्य की जिम्मेदारी। नेक्स्ट लिखो, समान काम के लिए समान वेतन। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, समान काम के लिए समान वेतन। ये तो फिर भी है देश में, समान कार्य के लिए समान वेतन। किस आर्टिकल का भाग है ये? 39 का। 39 किसका पार्ट है? खुद भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों का। ये पूछ लेंगे एग्जाम में, समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार है या नीति निर्देशक तत्व है? हाँ, ये मौलिक अधिकार नहीं है आपका। नेक्स्ट लिखो, स्त्री पुरुषों को ऐसे कार्य नहीं करने दे राज्य जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे ना हो। राज्य स्त्री पुरुषों को ऐसे कार्य न करने दे, जैसे कोई ऐसी फैक्ट्री लगाना जो कि बड़ी बीमारियां लगा देती है कि भाई कफ की दिक्कत हो गई या इस तरह की। स्त्री पुरुषों को ऐसे कार्य नहीं करने दे जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे ना हो। इसी में ऐड कर लो, बच्चों की सुकुमार अवस्था, टीनेज, सुकुमार अवस्था,
जो बच्चे 13 से 18 के बीच में, उनकी बात कर रहा है ये, बच्चों की सुकुमार अवस्था को भी ध्यान में रखे। तो बच्चों की केयर करे, टीनेजर्स की केयर करे, औरतों की केयर करे, आदमियों की, सबकी केयर करे, सुकुमार अवस्था को भी ध्यान में रखे। और छठा लिखो, बच्चों का शोषण ना हो, ये सुनिश्चित करे राज्य। यहाँ बच्चों को टारगेट कर दिया, बच्चों का शोषण ना हो, ये कौन सुनिश्चित करेगा? राज्य। भाई मेरे एरिया में गड़बड़ ना हो। तो औरत, आदमी, बच्चे और टीनेजर, सबके लिए, सबके कल्याण के लिए आर्टिकल 39 में कितनी बातें लिखी गई हैं? 6। लोक कल्याणकारी राज्य में कितनी तरह के न्याय थे? 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और 39 में 6 बातें हैं जिनमें कहते हैं समान काम के लिए समान वेतन दो, संसाधन दो, बच्चों को अच्छा माहौल दो, गंदगी से बचाओ, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ठीक है, चलो वापस आओ। अब इसके सेम जैसा एक टॉपिक और करा दूँ, इसी जैसा बिल्कुल, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। पेज 61 पे आओ, शायद ये कराया भी था। मौलिक अधिकारों का टॉपिक है, ये साथ साथ निपटा सकते हैं, सेम है ये। 61 पेज पर करवा दिया था, नहीं कराया। जल्दी से पढ़ेंगे आज ही, आज में पूरा, क्योंकि तुम सारे पढ़ के आए हो। बताओ कौन से मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं? भाग 3 किससे लिए? आर्टिकल कौन सा डायरेक्ट हमसे जुड़ा नहीं है? 12 में क्या था? ये वाद योग्य। कहाँ जा सकते हैं? हाँ, लेकिन वो रास्ता 32 दिखाएगा, ये तो बस लिखा है वाद योग्य। 33 कहता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लोग क्या कह सकते हैं कि हमें भी मिलेंगे मौलिक। उनको कहते हैं आपको तो करना ही करना है काम। अगर देश में मार्शल लॉ लागू हो तो क्या होगा? और ये संसद इनमें चेंज कर सकती है। हमारे बिल्कुल डायरेक्ट जो हमें प्रभावित करते थे वो 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और 32। इसका क्या नाम था? ये समानता, विधि के सामने, लिंग, जाति और इन पर आधारित, धर्म पर ना। ये क्या था? आज़ादी, घूमने की, बोलने की, निवास की, आजीविका की। अपराध के खिलाफ ये शोषण, बलात्, श्रम या बेगारी, 14 साल से कम के बच्चे, ये धर्म। धर्म के 4 थे, किसी धर्म को मानो, मैनेजमेंट करो, मस्जिद बनाओ, मंदिर बनाओ, गड़बड़ मत करना, टैक्स में किसी से वसूलना मत, और पढ़ाई की जगह मत गड़बड़ कराना। ये अल्पसंख्यक, अपने स्कूल, कॉलेज, लिपि, भाषा, पहनावा कुछ बढ़ाओ। ये क्या था? ये था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और सीधे किसका रास्ता खोलता था? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। ये आर्टिकल 32 और ये 226, ये सब वेस्ट हैं अगर कौन सा हटा दें? 32, क्योंकि इन सब की गारंटी यहाँ जाके है। और ये आर्टिकल 32 में लिखा है, जल्दी से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, जिसको आप कहते हैं, पहले पार्ट नहीं थी, बाद में बनी, में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए आश्वासन दिया गया। इसमें विचार, टिक कर लो, विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने विचार रख सकते हो, पर किसी का बुरा नहीं करना। किसी को ये नहीं कि किसी को गाली दे रहे हो आप, तो वो ठीक नहीं है। विचार, अभिव्यक्ति, अपना एक्सप्रेशन जो तुम्हें लगे देश में होना चाहिए। विश्वास, जो मन करे भगवान के ऊपर। धर्म, जिस धर्म में चाहो विश्वास दिखाओ। उपासना करो अपने भगवान की। स्वतंत्रता है आपको। प्रतिष्ठा और अवसर की भी समानता है। अवसर की समानता पर आरक्षण भी साथ ही है। आर्टिकल 16 में लिखा था ये। नेक्स्ट देखना, इन्हें सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान, अंडरलाइन करो, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों का वर्णन। भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स। क्या मैंने तुम्हें बताया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी? किस हाथ में राइट्स लिखे हैं? राइट्स लिखे ना अमेरिका के। किसने दी थी ये स्टैचू? हाँ, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। एक आदमी था फ्रेडरिक सोरेउ, NCERT क्लास 10th का पहला चैप्टर, हिस्ट्री का पहला पेज पे एक पिक्चर दिखाई गई है। जिसके बच्चे हों, भतीजा भतीजी, कोई भांजा भांजी, देख सकते हो। पहले पेज पर पहली पिक्चर है। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया? यहाँ आसमान दिखा रखा है पूरा ऊपर की तरफ,
और इसमें जीसस क्राइस्ट खड़े हैं बीच में, और यहाँ एंजल्स मतलब देवदूत टाइप के, सेंट्स महात्मा टाइप के लोग, ये सब आसमान में हैं। नीचे यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ा हुआ है, ये महिला की फोटो, एक पूरा स्टैचू, और जिसमें इस महिला के हाथ में यहाँ पर एक मशाल दे रखी है। इस मशाल में चारों तरफ से ऐसे 7 नुकीले, ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इसे कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसके राइट हैंड में राइट्स लिखे हैं, राइट हैंड में, राइट मतलब आर ना, तो राइट्स। एक हाथ में, उल्टे हाथ में इसके में मशाल है, जिसे कहते हैं टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, भाई सबका दिमाग खुले, सब जाने की लिबर्टी क्या होती है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लेफ्ट हैंड में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और राइट हैंड में वो नीचे ऐसे हाथ में कागज़ टाइप दिखा रखे कि कागज़ हैं, जिसे कहा गया हाँ चार्टर ऑफ मैन्स राइट। ये बड़ी कमी है, इसमें औरतों को नहीं कंसीडर किया, लिखा है चार्टर ऑफ मैन्स, ऐसे करके लिख दिया, यानी आदमी सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, औरत के अधिकार की मांग नहीं। बहुत बड़ी कमी थी इसमें। खैर 10th क्लास की इस पिक्चर में दिखाया गया, इसके सामने से दुनिया जा रही है, ऐसा लग रहा है कि आसमान तक लाइन ही लाइन है। इसमें से 2 देश पहले गुजर चुके हैं इस स्टैचू के आगे, एक अमेरिका और एक स्विट्ज़रलैंड। कारण अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड 1848 तक नेशन स्टेट बन गए थे। इसके सामने से गुजर रहा है फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, और फिर पीछे ढेर लोग हैं, हम नहीं हैं कहीं भी, क्योंकि तब तक हमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि ऐसे हमें कहीं दिखाया जाए। जिसने ये पेंटिंग बनाई है 1848 में, उसने यहाँ पर सामने जहाँ से गुजर रहे हैं ना, ऐसे पैरों में पड़े हुए मुकुट दिखाए हैं। ये आपको दिख जाएगा अगर आप NCERT 10th पढ़ोगे तो। मुकुट नीचे पड़े हुए टूटे फूटे, मतलब खराब। ये दिखाया गया कि अब खात्मा हो रहा है मोनार्क का। मोनार्क समझते हो ना, राजशाही, राजवंश, कि मेरा बेटा राजा बने फिर उसका बेटा, इसका खात्मा। और अब नेशन स्टेट्स बन रहे हैं, और उस महिला के राइट हैंड में चार्टर है जिसमें राइट्स लिखे हैं। तो अमेरिका जो सबसे आगे लीड कर रहा है, हमने इससे मौलिक अधिकारों का टॉपिक उठाया है। क्या ये बात समझ में आ गई? इस स्टैचू के राइट हैंड में क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ये गड़बड़ है थोड़ी सी। लेफ्ट में क्या है? मशाल, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। जल्दी से पढ़ेंगे। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स। समझ में आ गया बिल ऑफ राइट्स क्या है? ठीक है। नेक्स्ट देखो भाग 3 को, फिर इसके ऊपर आगे इनके बिल लेके आए थे संसद में और ये सब काम हुआ था। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? भाग मैग्ना कार्टा राजकीय आज्ञा पत्र था इंग्लैंड का। लिख लो यहाँ, हाँ लिखो, इंग्लैंड का राजकीय आज्ञा पत्र जो सबको मानना था। इंग्लैंड का राजकीय आज्ञा पत्र 1215 में आया था, बहुत पहले। तो मैग्ना कार्टा भारत का या संविधान का क्या है? हमारा मौलिक अधिकार। हमने किससे देख के सीखे? अमेरिका। लेकिन मैग्ना कार्टा अमेरिका का नहीं है, मैग्ना कार्टा अंग्रेजों का है, अंग्रेजों का 1215। नेक्स्ट बड़े काम का पॉइंट है, कुछ मूल अधिकार जैसे आर्टिकल 15 और 16। बताओ क्या था 15 में 16 में? जाति, लिंग, धर्म, मूल स्थान। ये शब्द तुम्हें याद है? इनके आधार पे भेदभाव करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आ गए अमेरिका वाले और बोले तुमने तो लिखा है, तुम कोई, हम कहीं भी पैदा हुए हम भी बराबर हैं तुम्हारे। तो फिर हमें दिक्कत हुई, इसलिए हमने कहा ये सिर्फ इंडियंस के लिए लिखा था भाई साहब, आपके लिए नहीं है। आप अपने देश में पैदा हुए, वहाँ मांगिए राइट्स। ये हमने अपने इंडियंस के लिए लिखा। आपने 14 दे दिया, भाई क्राइम करेगा तो अमेरिकी भी गड़बड़ में बराबरी पे माना जाएगा, लेकिन 15 सिर्फ इंडियंस को मिलेगा। 16 क्या था याद करना? लोक नियोजन में क्या निकलती थी? जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स। अब वो कहेगा जी मैं भी लोक नियोजन का मेंबर बनना चाहता हूँ, मैं भी नौकरी करना चाहता हूँ, तो क्या नौकरी मिल जाएगी? नहीं, ये हमने सिर्फ अपने लोगों को दे रखे हैं, सिर्फ इंडियंस को। ऐसे ही आर्टिकल 19 याद करो, अभिव्यक्ति। अमेरिकी यहाँ आए और कहे मुझे तो अभिव्यक्ति करनी है, और हमें कहे तुम्हारा धर्म बकवास है, ये है वो है, हमारे धर्म में आओ। ठीक है या गलत है? अभिव्यक्ति अपने देश में करना, अभिव्यक्ति सिर्फ इंडियन कर सकते हैं, तुम नहीं करोगे। ये और ये खास आर्टिकल हैं जो सिर्फ किसको मिले हैं? और भी कई ये मेन हैं। पढ़ो जल्दी से। अनुच्छेद 15, 16, 19 ये बहुत काम के हैं। 29, 30 किसके लिए थे? अल्पसंख्यक।
तो सारी दुनिया ही अल्पसंख्यक बन जाएगी यहाँ आके। तो हमने कह दिया भैया अल्पसंख्यक हमारे वाले, तुम लोग नहीं हो उसमें। ये टिक कर लो। 29 सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। पेपर में इनके गुच्छे बना के और टफ बना देंगे, जैसे लिख देंगे 14, 15, 18, 19, फिर 15, 16, 18, 19, फिर 15, 16, 19, 29। इनमें से कौन से विदेशियों को नहीं मिलते या सिर्फ भारतीयों के लिए? तो पहचान कर लेना 15, 16, 19, 29, 30। 29, 30 अल्पसंख्यक तो सारी दुनिया ही अल्पसंख्यक है हमारे सामने, हमारे देश में। तो सबको नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ अपनों को मिलेंगे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट पढ़ो। मूल अधिकार निम्न स्थितियों में निलंबित, सस्पेंड कर सकते हैं, हटा देंगे। पहला, प्रतिरक्षा सेना के सदस्य। क्या सेना के सदस्य कह सकते हैं मेरा मौलिक अधिकार मैं लूंगा? मैंने आपको बताया 72 घंटे भी बिना रेस्ट किए, बिना पलक झपकाए नींद नहीं मिलेगी इनको। और ये कहीं नहीं कह सकते कि भैया हम तो सोए नहीं 72 घंटे, हम क्यों खड़े रहें। मानव अधिकार कहते हैं आपसे जबरदस्ती कोई श्रम नहीं करा सकता, लेकिन इनसे जबरदस्ती 3 दिन बिना सोए काटने हैं, मतलब काटने हैं। क्या ये कहीं जाके अर्जी लगा सकते हैं क्या? ये लिखी हुई है बात कि आप नहीं कह सकते। सेना वाला कोई नहीं कह सकता कि मुझे मौलिक अधिकार मिले। तो प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में कौन सा आर्टिकल? 37। ऐसा देखा जाए तो बेचारों के साथ अमानवीय व्यवहार है, पर करें क्या? नेक्स्ट पढ़ना। जब सेना विधि लागू हो, मार्शल लॉ, कौन सा आर्टिकल? 34। आपातकाल के दौरान कौन सा आर्टिकल? 352। फिर हमें भी चुप रहना है, हमें भी नहीं मिलेंगे ये। और संविधान संशोधन से हट सकते हैं, जैसे कौन सा हटा? संपत्ति का, लिख लो यहाँ। हट तो गया वो, कौन से संशोधन से? 44वां, लिख लो यहाँ, संपत्ति। नेक्स्ट टिक करना। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 के मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते। 20 में क्या लिखा था? 20 में अपराध की क्या नहीं हो? दोष सिद्धि, दोष सिद्धि। अब देखो तुम्हारे सामने सामने तुमने बड़ा भयानक टाइम देखा 2020 का और 21 का। अगर सोचो ये आर्टिकल ना होता और सरकार अपने पे आ जाए कि जितने हैं ना सबको ही लुढ़का दो, अब कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा। आपात ये जो लगा हुआ था अब ये पेंडेमिक के दौर में, तो न्यायालय कहते एक काम करो, कोई दोष वोष हो रहे हैं इनके, खत्म करो सारों का किस्सा। तो ठीक रहता है, गलत रहता? गलत ना। अगर निपटाने पे आए तो हिटलर ने देखा नहीं कैसे निपटाए थे लोग, कि बेचारे क्यों मार दिए? तो जितने लोग पोलिश हैं मार दो, कोई गलती नहीं। आपकी सरकार ने, आपके संविधान ने आपको गारंटी दे रखी है, देश पे कितनी विपदा आ जाए, आपका अपराध जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा आपको सजा नहीं मिलेगी। जैसे कितने लोगों ने शादियां नहीं निपटा दी इस दौर में, सस्ते में निपट गए, कोई कहने सुनने वाला भी नहीं था। अब कोई कह ही नहीं सकता कि आपने हमें नहीं बुलाया, भैया लॉकडाउन था। कि अच्छी बात है, मैं तो इस फेवर में हूँ, वेस्ट नहीं करना चाहिए पैसा। इन 2 सालों में जैसे शादियों के खर्चे निपटे, ऐसे इन अपराधियों के बिना दोष के अपराधी भी निपट जाते। नहीं निपटेंगे। कौन से आर्टिकल के तहत? 20। इनको कोई मार नहीं सकता। ये टिक कर लो। 21 के तहत भी निलंबित नहीं। 21 में क्या था भाई? देश पे दिक्कत आई लेकिन आपको कोई थोड़ी मारने आया। अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया जा सकता है। जैसे क्या आता है 19 में, बताना। अच्छा एक चीज तुम्हें याद है, जब ये अपना ये क्या आया था, ये पीछे विमान आए थे लड़ाकू, राफेल। हाँ राफेल, तुम्हें याद होगा राफेल आया तो कितने पागल हो गए थे टीवी वाले, जैसे दिमाग चल नहीं जाता, इतने आ रहे हैं इतने, वो ऐसा मतलब ऐसा बना दिया। तो उस टाइम सोचने की बात है, ये बताया यहाँ खड़ा होगा, इतने सेंटीमीटर ये होगा वो होगा। जैसे विदेशियों को कितनी आसानी से तुमने खबर कर दी कि हमारे राफेल कहाँ खड़े हैं, कितने किलोमीटर तुम्हारे एरिया से, कितनी लंबाई चौड़ाई। ये समझदारी है, बेवकूफ़ी है? ऐसा सामान खरीद के चुपचाप अपने घर में रख लेना चाहिए, पता भी ना चले किसी को। खरीदा तो गया कहाँ। हमारा मीडिया इतना महामूर्ख है, पूरी दुनिया को बता दिया इतने आदमी गए, इतने किलोमीटर का सफ़र यहाँ रखा है, यहाँ से पाकिस्तान की दूरी भी बता दी कि इतनी है, उनको भी पता भाई यहाँ रखा है। ये बताने की बात नहीं होती। हमारा मीडिया इतना बकवास है ना, तभी तो इसको भांड मीडिया कहते हैं। इनकी बेइज्जती इसलिए की जाती है। अब ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे सारी बातें बता देंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई विदेशी आक्रमणकारी आ गया तो इन बेवकूफ़ों को ये अकल थोड़ी है, जाके बताएंगे देखिए विदेशी अगर वहाँ खड़े हैं तो हमारे भी इतने सैनिक यहाँ खड़े हैं, इतने यहाँ खड़े हैं, इतने यहाँ।
उन्हें खबर मिलेगी इतने यहाँ तो बम नहीं गिरा देंगे क्या? इसलिए कहा तुम चुप रहना, जब कभी हमारे ऊपर अटैक हो तुम मत बोलना, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अगर विदेशी आए तो तुम अपनी जबान को चुप रखना, मत बताना कि कहाँ क्या हमने तैयारी कर रखी है। लेकिन अगर देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस या इंटरनल इमरजेंसी लगे भाई देश के अंदर, तो तुम गाते रहना, हमारा क्या बिगड़ना है, क्योंकि उससे किसी विदेशी को हमारा न्यूज़ देखने का मन नहीं करेगा अपने आप ही। लेकिन जब अटैक होंगे तो इनको चुप करा दिया जाएगा, वही पॉइंट है। ये लास्ट कर लो जल्दी से। अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन कब होगा? युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं। ये देश के अंदर वाला जो होगा ना इस तरह का, ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक है, चलो बाकी कल पढ़ेंगे, टाइम हो गया।